माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तो कैसे पूछोगे जाति? नहीं, जाति नहीं पूछ सकते। नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, जिसकी जात नहीं वो बात करता है जनगणना की। दोस्तों, इस तरह के शब्द सदन में क्यों बोले गए, जिससे राहुल गांधी और अखिलेश यादव भड़क जाते हैं। दरअसल दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में ये बात कही कि जिसकी जात नहीं वो बात करते हैं जनगणना की। दोस्तों, ऐसे भाषण से पूरे सदन में हंगामा हो गया। जो प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी थे और जो उनके सहयोगी सांसद लोग थे वो पूरे सदन में हंगामा मचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने जवाब में ये बात कहा कि मैं माफ़ी नहीं चाहता हूं। हम लोगों के लिए, दलित के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए और आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, और जो भी इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है उसको गाली खानी ही पड़ती हैं, और मैं भी इन गालियों को हंसते हंसते खाऊंगा। मुझे माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग जनगणना करा कर ही रहेंगे। और अखिलेश यादव ने कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आपने जाति कैसे पूछ लिया। आप लोग दोस्तों पहले उस वीडियो को जरूर देखें। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। यहाँ से नहीं जाती स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। मतलब आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूँ और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदी या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको निकलवाऊंगा। आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पष्ट करूंगा। अखिलेश यादव सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तो
बात सुन ले, कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। आपने दोस्तों जो भी सुना, आपने देखा कि वो पूरा का पूरा सरासर गलत है। आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुराग ठाकुर के भाषण का पूरा हिस्सा ही ट्वीट कर देते हैं और लिखते हैं कि ये भाषण मेरे युवा और ऊर्जावान मेरे सहयोगी अनुराग ठाकुर का है, जिसे सुना ही जाना चाहिए। इसमें मोदी जी ने तथ्यों का और व्यंग्य का भी इस्तेमाल किया और अपनी गंदी राजनीति को दिखा दिया। और दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके पूछा, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। आज भरी संसद में कहा गया कि जिनकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। क्या अब देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी? नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह उनके कहने पर हुआ है। और राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर कहा, समस्त ओबीसी समाज का अपमान, एक जातीय जनगणना का मजाक उड़ाने वाले ऐसे अहंकारी भाजपाई सांसद और पिछड़ा विरोधी बीजेपी पार्टी को बहुजन समाज कड़ा सबक सिखाएगा। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट से ऐसा लगता है कि सब उनकी मर्जी से ही बोला गया हो, उन्हीं की ही राजनीति का यह एक हिस्सा हो। दोस्तों अनुराग ठाकुर ने नाम नहीं लिया, लेकिन वो अपने निशाने में राहुल गांधी को ही रखे थे और राहुल गांधी की ही तरफ इशारा कर जात की बात कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया है। दोस्तों आप किसी की जात पूछकर उसका उपहास नहीं उड़ा सकते। आज संसद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी जी के लिए किया, वो शब्द आज पूरे देश के कान में गूंज रहे हैं। देश का हर व्यक्ति उससे हतप्रभ है और नाराज है और दुखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा भी लोगों के सामने आ गया है। ये मानसिकता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है कि एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है। हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। ये अनुराग ठाकुर को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भारतीय जनता पार्टी को कभी समझ में नहीं आ सकता। खैर आप जितनी गालियां देना चाहें दे दीजिए, हमें आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, ना आप माफ़ी मांगेंगे ना हमें आपकी माफ़ी चाहिए। भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी। आपको जितनी चाहे उतनी गालियां आप गांधी परिवार को दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए, राहुल गांधी को दे दीजिए। ये लड़ाई जारी रहेगी, न्याय होकर रहेगा। दोस्तों अखिलेश यादव ने जब अग्निवीर योजना पर अपना भाषण दिया तो विपक्ष चिल्लाने लगा और बार बार अपनी कुर्सी पर उठने बैठने लगा। वह पूरे सदन में हल्ला मचाने लगे। दोस्तों सत्ता पक्ष को ये अग्निवीर वाली योजना की जो बात अखिलेश यादव ने कही वो सत्ता पक्ष को हजम नहीं होती और वह इस बात को सहन नहीं कर पाते हैं। आप लोग वीडियो देखें। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहाँ रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को ये बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदय मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से आता हूं हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं जी हाँ, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब
अपनी बात सभापति महोदया, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही है कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदया, सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, जहां तक रुक जाइए, अरे सुनिए, माननीय सदस्य, आप अपनी सभापति महोदया, सभापति महोदय, जेल जानते हैं आप कहाँ है? जेल जानते हैं आप कहाँ है? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। माननीय सदस्य, आप बजट पर बात सभापति करें। महोदया, ये सभापति महोदया, जी जी, एक मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वाहे बनाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई है। प्लीज बैठिए, माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति और भी महोदया, आपका समय सभापति हो गया है, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूँ, आप बजट पर चर्चा करिए। प्लीज बजट पर सभापति जी, दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है प्लीज कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? लखनऊ में भी सरकार आपकी है, दिल्ली में भी सरकार आपकी है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं, तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। मैं तो अखबारों में पढ़ता था सभापति महोदय कि तोड़ फोड़ करके ये सरकार बनाते हैं। अभी एक सदस्य पिछली बार वो तोड़ फोड़ कर करके शायरी भी बनाने लगे हैं। जो प्रोजेक्ट और जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज हरकुलिस विमान लेकर के आए थे और वो सड़क पर उतरे थे, वो एक्सप्रेस वे पर उतरे थे। मैं समझता हूं सभापति महोदया, यहाँ जितने माननीय सदस्य हैं सबने देखा होगा और सबने निर्देश के अनुसार उस पर ट्वीट भी किया होगा। वो जो एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया था सभापति महोदय, जो डिजाइन टेक्नोलॉजी का पार्ट अलाइनमेंट, वो समाजवादियों की देन थी, वो आपकी देन नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय, क्योंकि इस बजट में सरकार चलाने के लिए आपने पैकेज दिया है। हमें कोई नाराजगी नहीं है पैकेज देने की, आप पैकेज और दीजिए। लेकिन अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और मैं तो कहूंगा आपसे कि केवल अगर आप 25 किलोमीटर जोड़ देंगे, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रुक गया था,
केवल 25 किलोमीटर आप जोड़ देंगे तो दूसरे काम को अपना जो बनाते हैं, आप ये कह पाएंगे कि दिल्ली से लेकर के आपने भागलपुर तक एक्सप्रेसवे दिया है। और फिर ये इस बजट में कहा जा रहा है कि हम 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज लाएंगे। तो सभापति महोदय, हम अपने माननीय मंत्री से कहेंगे कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो आप काम पिछले कितने वर्षों से कर रहे हैं, क्या हुआ उस ग्लोबल वार्मिंग का? COP21 में भी आप हुआ है, G20 में भी आपने आश्वासन दिया, और कुछ नहीं किया तो आपको क्या लाना पड़ रहा है? 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज। आप मुझे बताओ किसान पर कब तक पहुंचाओगे आप, और उसको पहुंचाने के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? और फिर दूसरे पैराग्राफ में फिर बदल जाते हैं आप। अभी आप बात कर रहे हैं रेजिलिएंट वैरायटीज की, और फिर आप कह रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। सभापति महोदय, इस सरकार बताए कि रेजिलिएंट क्रॉप सीड्स कब तक पहुंचा देंगे, उससे लाभ किसानों को कैसे मिलेगा? और फिर नेचुरल फार्मिंग जो अभी भी कर रहा है किसान कई जगह पर, उसके लिए क्या अलग से पैकेज है आपके पास बजट में? आपने तो केवल सभापति महोदय एक चीज सीखी है पार्ले जी बिस्किट से, महंगाई और मुनाफा। इस सरकार ने 10 साल में डीएपी की बोरी को, खाद की बोरी को छोटा कर दिया। इससे और ज्यादा छोटा मत करना आप। और आपने डीएपी, जब किसान डीएपी लेने गया तो सरकार ने कहा कि बिना नैनो यूरिया के आप नहीं मिलेगा आपको। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नैनो यूरिया से क्या लाभ पहुंचा है किसानों को, ये बताइए। जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है, जो डॉक्यूमेंट कहता है, वो ये कहता है कि मीडियन सड़क का 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होना चाहिए। आप जाकर के देख के आइए, जो पूर्वांचल वाला बना है उसका मीडियन कितना है? क्या भविष्य में आपने चलने वालों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये आपको विचार करना पड़ेगा। जिस समय लद्दाख और चीन को लेकर के सवाल उठा था सभापति महोदय, उस समय पॉलिटिकल पार्टी से सुझाव मांगे गए थे, और सुझाव ये मांगे गए थे कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो उस समय जो सुझाव समाजवादी पार्टी ने दिया था, वो सुझाव ये था कि लिपू लेक से लेकर के आपके ग्वालियर तक 6 लेन हाईवे बनना चाहिए। कभी जरूरत पड़ने पर सीमाओं पर हमारी फौज का आना जाना जल्दी हो जाए। और मुझे याद है, जो अखबारों में मैंने पढ़ा था, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया था कि 6 लेन हाईवे बनेगा वो। लेकिन जब टेंडर की बात आई तो सुनने में आया कि वो 4 लेन बनने जा रहा है। और अभी जब वो काम हो रहा है, जब काम मैंने दोबारा उसको देखा तो पता लगा कि डबल लेन पेव शोल्डर बन रहा है। सोचिए, कहां 6 लेन बनाने की बात थी, आप डबल लेन पेव शोल्डर बना रहे हैं। और पता नहीं कौन उस हाईवे को डिजाइन करवाया, किसने किया है डिजाइन, कि जितने भी कस्बे उसके आसपास पड़ रहे हैं, कस्बे वाले अब नाला कहां से बनाएं, घर ऊंचा करें कि सड़क को तोड़ें। बहुत सारे कस्बों को वो समस्या के संकट में डाल दी है सरकार ने। दोस्तों, इस 2024 की लोकसभा में एक बात तो कन्फर्म है कि विपक्ष इस बार सत्ता पक्ष को अपनी मनमानी नहीं करने दे रहा। दोस्तों, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है कि सदन में मुद्दों की बात की जा रही है, जो पहले कभी 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ। सत्ता पक्ष 10 सालों से अपनी मनमानी करता था और अपने हिसाब से सदन को चलाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। 2024 की लोकसभा में ये बदलाव देखने को मिले हैं और विपक्ष अपने सवालों को ठोस तरीके से रखने में कामयाब हो रहा है। दोस्तों, आशा है कि सरकार इन सवालों के जवाब निष्पक्ष होकर और सीधा सीधा देगी। और दोस्तों, आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।